वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। अब से कुछ देर कबल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान से खिताब कर रहे थे। आज फिर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, जैसे कि उन्हें माइनस करने की कोशिश की जा रही है, उन पर रेड लाइन लगाई जा रही है। फिर वो ये कहते हैं कि रेड लाइन की बातें करने वालों को सियासत का इल्म नहीं है। और फिर उन्होंने जरदारी साहब का भी जिक्र किया और उन्होंने ये भी बात की कि बार बार उनके अरकान को प्रेशराइज करने की कोशिश भी की जा रही है। यानी कि उन्होंने एक मरतबा फिर से हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र भी किया है। अपने मेहमानों से इस बारे में भी आज बात कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चौथाई साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊँगी। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्हें पंजाब असम्बली या KP असम्बली तोड़ने नहीं दी जा रही है और वो ये भी कह रहे हैं कि खुद को जमहूरी कहने वाले इलेक्शन से डर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, तो खैर खान साहब ने ऐसे ही कह दिया ये कि उन्हें तोड़ने नहीं दी जा रही है। कोई मसला नहीं है, कल जाके सुबह कोर्ट में कह दें कि हम अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं और हम जाके असम्बली तोड़ रहे हैं, तो मसला ख़त्म हो जाएगा। ये कोई इशू नहीं है। लेकिन तो खान साहब ने बातें बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं और मैं समझता हूँ कि वो तारीख से सबक है हमारे पास कि -1 या -2 या -3 हमारे यहाँ बहुत होता रहा है। रेड लाइन बहुत लगती रही है हमारे यहाँ। हमारी रेड लाइन कभी सरकार लगाती है, कभी दहशतगर्द लगाते हैं। और अगर मैं जुमला जब ये कह रहा हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरी मुराद किस तरफ है। और उस रेड लाइन का असर भी हुआ है, कभी फांसी हुई है, कभी कत्ल हुआ है, तो ये भी पता है। लेकिन रेड लाइन करना, -1 करना इंतहाई ज़्यादा जुल्म है, बेहूदगी है और गैर पार्लिमानी नहीं बल्कि गैर इंसानी बात है। आप किसी को कैसे माइनस कर देंगे? कौन है आप यार? खुदा बन के बैठ गए हैं आप कौन हैं? आप नहीं कर सकते माइनस किसी को। आप किसी पर रेड लाइन क्यों लगा सकते हैं? किसी के गुनाह होंगे वो भुगतेगा, आखिरत के रोज़ भुगत लेगा। रेड लाइन क्यों लगा रहे हैं आप? दूसरी बात ये कि हमारे मुआशरों में हमारे रवायतों के मुताबिक जो अगर हम जमहूरी हैं, मेंटली सही वैसे नहीं सही, तो हमें इस बात का भी ख्याल करना पड़ेगा कि जिसके खिलाफ हम बोल रहे हैं उसका भी हक है, उसका भी हक है, उसका हक का एहतराम करना पड़ेगा हमको। और तीसरी बात ये कि अगर हम ये कहते हैं कि 2 ख़ानदानों की चोरी की वजह से भारत हमसे आगे निकल गया और बांग्लादेश आगे निकल गया, तो मेरा ख्याल है ये भी गलत बात है। ये गलत बात इसलिए है कि भारत की अपनी पॉलिसी थी, नरसिम्हा राव की माशी पॉलिसी थी जो तकरीबन 15 साल चली है, कंटिन्यू किया है। उसके बाद भारत ने बूस्ट किया है। पहले हम बहुत थे आगे भारत से, हमारा रुपया उनका रुपया कम था हमसे। उसके बाद जब वो रिजल्ट आए उनके निष्कारी किए और दूसरे कामों के, तो सामने आ गया सब कुछ। लेकिन माइनस करना और रेड लाइन लगाना ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ज़्यादती है। और तीसरा वो इतराफ़ा वो कर चुके हैं खान साहब कि उनके पास अभी दाने पूरे नहीं हैं, तो इसलिए ये शायद असम्बली नहीं तोड़ पा रहे हैं वो। और परवेज़ इलाही साहब आज बेंच का मूड देख कर गए थे उनके पास, तो बताया है कुछ लोग अभी तक बाहर ही हैं, मुल्क से बाहर बर्फबारी का मज़ा ले रहे हैं, कुछ यहाँ पर तमाशा देख रहे हैं और कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे। तो अभी कह तो रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, गिनती कर रहा हूँ, दाने पूरे हो रहे हैं। तो अगर कल तक हो जाए तो मेरा ख्याल कर दे, तोड़ दे, असम्बली तोड़ दे और हाई कोर्ट से वापस लेकर जी थैंक यू वेरी मच, हम वापस ले रहे हैं दरख्वास्त और हम इत्तेमाद का वोट ले रहे हैं। इत्तेमाद का वोट ना ले सके ना ले। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और खान साहब की जो गुफ्तगू उन्होंने की उसे देखते हुए और सुनते हुए क्या लगता है, क्या खान साहब मुश्किल में है? तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल में है? देखें, बिल्कुल मुश्किल में है और अगर मेजॉरिटी होती तो डेफिनेटली वोट लेके और असम्बली तोड़ देते। लेकिन मुश्किल में इमरान खान ने अपने आप को खुद डाल लिया। अगर 17 दिसंबर को जब उन्होंने कहा था कि मैं 23 दिसंबर को असम्बली डिसॉल्व कर देंगे हम, तो आप 17 को डिसॉल्व कर देते ताकि ना उनको मौका मिलता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, ना आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मौका मिलता और बड़ा स्मूथ तरीके से असम्बली डिसॉल्व होती। बल्कि स्पीकर भी इनका अपना था, उसके साथ ही तैयार होती, उसी वक्त जाके जमा करा देते। ना आपको गवर्नर इंटरवीन कर सकता, ना कोई कर सकता।
एक तो आपने अपने लिए खुद मुसीबत भी डाल ली, और फिर उसके बाद अब प्रॉब्लम जाहिर है कि काफ लीग नहीं चाहती, वो चाहते हैं मार्च अप्रैल तक ले जाना। हुकूमत भी नहीं चाहती कि असेंबली डिसॉल्व हो, बिकॉज दे विल हैव डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस, इलेक्शन बाय इलेक्शंस होंगे या जनरल इलेक्शन भी होंगे पंजाब के, तो वो एक और रिपरकशन है। इसी तरह केपी की असेंबली है, सिंध से असेंबली के मेंबर चले जाएंगे जो पीटीआई के हैं, फिर उसको गिलगित बल्तिस्तान, इट इज़ गोइंग टू बी मैस अप। और जिस तरीके से अब हमारे प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम जाके यूनाइटेड नेशन में रो पीट के आए हैं, और जिस तरीके से वहाँ पैसा मांगा गया है, इट वॉज ऑनेस्टली आई वाज फीलिंग एज ए पाकिस्तानी अशेम्ड, एंड इट शुड बी फॉर एवरीवन कि जिस तरीके से हम पैसे मांग रहे हैं और जो हम डेलीगेशन लेके जाते हैं, क्या ये गरीब मुल्क कैसे करते हैं? आपने वहाँ दुनिया को हमें बताया ना, हमें पाकिस्तानी को बताएं कि आपने इन हाउस क्या किया है। क्या आपने एफबीआई से 500-600 अरब रुपए निकाल लिए जो वो लूट चोरी कर रहे हैं, या स्टेट कॉर्पोरेशन का पैसा जो हमारा 800 अरब रुपया जाता है, क्या प्राइवेटाइजेशन कर दी, वो पैसा हम लेकर आ रहे हैं? शाह खर्चे जो हम सब करते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, मिनिस्टर्स हैं, असेंबलीज हैं, आप देखें क्या खर्च होते हैं, क्या वो हमने कम कर दिए। तो ये सारी चीजें ये हमारी लीडरशिप की है। इमरान इज इन ट्रबल, बट प्रॉब्लम इज के पाकिस्तान इज ऑल्सो इन ट्रबल। इसके लिए हमें ये करना है कि अभी भी मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए पॉलिटिशियन बैठ जाएं, एक लाहेअमल निकाल लें, जो एक आप शो करें कि आप जिम्मेदारी हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप ए पॉलिटिकल रहने दें, उनको इन्वॉल्व मत करें। आप ये ना कहें कि उनको बिठा के मसले हल करें, खुद करें, शो पीपल ऑफ पाकिस्तान के यू आर मैच्योर एंड यू कैन रिजॉल्व योर इशूज। मसला यही है, ब्रिगेडियर साहब की जिम्मेदारी लेने और संभालने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया, और आपके ख्याल में खान साहब ने खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी की है। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, खान साहब ने अब से कुछ देर कबल ये भी कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा और एक मरतबा फिर से सड़कों पर आऊंगा, यानी कि एक मरतबा फिर खान साहब जो है वो एहतजाजी सियासत की तरफ आने का इंदिया दे चुके हैं। क्या लगता है इस मरतबा अगर वो एहतजाज करेंगे तो उन्हें क्या हासिल होगा, और क्या अभी इस वक्त एहतजाजी सियासत बनती है, सड़कों पर आने की सियासत बनती है? ना पहले बनती थी ना आगे बनती है, लेकिन उनका अंदाज़े सियासत यही है और अब हमें उसका आदी होना चाहिए। उन्हें और कोई ना पार्लिमानी सियासत आती है ना कोई और अंदाज़े सियासत आता है, उन्हें एक ही अंदाज़े सियासत आता है और वही उन्होंने सीखा है और वो वही करेंगे। उसका पाकिस्तान को नुकसान है या फ़ायदा है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल खान साहब वही करेंगे और उनको वही आता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि खान साहब अगर अभी भी आज अरकान असम्बली को पंजाब के पीटीआई के लोगों को रात 9 बजे तक कहा गया है कि आपने पंजाब असम्बली नहीं छोड़नी, अगर रात 9 बजे तक भी वोट पूरे हो जाएं तो वो 10 मिनट में एतमाद का वोट ले लेंगे। कैमरे लगे हुए हैं, लोग एतमाद का वोट ले लेंगे। मैंने आपके प्रोग्राम में आने से पहले रोल रजिस्टर चेक किया है तो 162 का फिगर था। ठीक है, फवाद चौधरी साहब ने 177 का ट्वीट कर दिया, लेकिन अगर 177 मौजूद थे तो फिर तो 5 मिनट में एतमाद का वोट हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 काफ लीग के होंगे, 187 होंगे, और एतमाद का वोट लें और सुबह हाईकोर्ट से कहें हमने ले लिया और असम्बली तोड़ दें। लेकिन अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है तो आपके पास असम्बली तोड़ने का अख्तियार भी नहीं है। आइन में असम्बली तोड़ने का अख्तियार सिर्फ उसी के पास है जिसके पास ऐवान की अक्सरियत मौजूद है। अक़लियत असम्बली नहीं तोड़ सकती, अक्सरियत ने तोड़नी है, अक्सरियत साबित कर दें। बाकी जहाँ तक बात है अदम इस्तेहकाम रखना, ये जमहूरियत में पार्लिमान किस लिए बनाई गई है कि अगर इलेक्शंस हो जाएं तो आप उसके बाद पार्लिमान में आकर अपना किरदार अदा करें, जो एहतजाज करना है वहाँ करें, जो बात करनी है वहाँ करें। जो तकरीर आज इमरान खान साहब ने की है ये वो पार्लिमान में करते तो उसकी ज़्यादा बेहतर वैल्यू थी, कोई जवाब भी दे सकता। वीडियो लिंक से ख़िताब करना पार्लिमानी पार्टी से, मुझे नहीं लगता इसकी सवाए कि टीवी पे लोग देख लेते हैं, इससे ज़्यादा इसकी क्या वैल्यू है। एक तरफ पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, दूसरी तरफ आप अपने ही अरकान से ख़िताब कर रहे हैं, वो इजलास में मौजूद हैं या आपको सुन रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं वो पंजाब असम्बली में। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। कहते हैं जी हम बड़ा भीख मांगने गए हैं, भाई शौक़ से भीख मांगने गए हैं। हमने दुनिया के आगे क्लाइमेट चेंज का मुकदमा लड़ा है, उस क्लाइमेट चेंज पर पहली फंड रेजिंग हुई है। हमें इस वक्त पैसे चाहिए थे पाकिस्तान को, कोई अपनी ज़ात के लिए तो नहीं मांगने गया।
फॉरेन मिनिस्टर ना जाते, क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर ना जाते, इंफॉर्मेशन मुजम्मिल साहब खैर से इस मामले पर तो और भी बहुत सी बातें हो रही हैं। क्या ये जरूरी था कि वजीर आजम जो हैं वो इतने सारे लोगों को ले जाकर स्विट्जरलैंड में बैठकर, जिनेवा में बैठकर नहीं, क्या जाती खानदान को ले गए हैं, हुकूमती ओहदेदार गए हैं, जो होस्ट हैं वो ही ना जाते और मेहमानों को क्या करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में रहकर करने में क्या बुराई थी? ये भी तो बातें हो रही है ना। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने बुलाई हुई थी, को होस्ट कर रहा था, यूएन के ऑफिस में होनी थी। आप इस्लामाबाद में तो नहीं कर सकते थे। सबने यूएन के चार्टर, यूएन के बैनर तले पैसे दिए हैं, सेक्रेटरी जनरल साथ खड़े हुए हैं, वहाँ सारे आलमी मालियाती इदारों ने पैसे देने थे। आप क्या करते? आप कहते क्या बेहतर ये नहीं था कि वजीर आजम साहब खुद चले जाते, बाकी लोग वीडियो लिंक पर आ जाते? बहरहाल आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। आपसे ही मशवरा कर लेते, खुद चले जाते, ना फॉरेन मिनिस्टर को लेके जाते, ना क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर को लेके जाते, ना कोई डेलीगेशन लेके जाते, अकेले चले जाते। मैं ये बता रही हूँ जो आवाम कह रहे हैं, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब। नसीम सिद्दीकी साहब आपकी जानिब आऊंगी। खान साहब ये कह रहे हैं, खान साहब ये कहते हैं कि इंतशार चले गए थे। मुजम्मिल साहब ये जब अमेरिका गए थे अकेले चले गए थे, इनके साथ डेलीगेशन मौजूद नहीं था, ये जहाँ जाते थे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब। नसीम सिद्दीकी साहब, खान साहब ये कहते हैं कि इंतशार रोकने के लिए हमने ये फैसला किया था कि असेंबली तोड़े और इंतखाबात कराएं, लेकिन आपको नहीं लगता कि सूरत हाल उल्टी पड़ गई बल्कि इंतशार ज्यादा बढ़ गया? देखिए शाइस्ता, बात यह है कि पॉलिटिक्स चल रही है, तमाम पार्टीज पॉलिटिक्स कर रही हैं। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पीडीएम पॉलिटिक्स करती थी। अब खान साहब भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वो सीधी पॉलिटिक्स करें या उल्टी पॉलिटिक्स करें, सियासत का रुख उन्हीं की तरफ है, ध्यान सबका उन्हीं तरफ है। अगर टीवी पे आते हैं तो तमाम चैनल्स उनको दिखाते हैं, डिस्कशन होती है तो इमरान खान के ऊपर ही होती है। बात यह है कि उनको चाहिए था, जिस तरह एनबीसी ने भी कहा था कि अगर असेंबली तोड़नी थी तो वो बस ऐलान करते कि भाई हमने असेंबलियाँ तोड़ दी हैं। लाजमी बात है वो इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मई से लेके अभी तक इलेक्शन की डिमांड तो वो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन हुए नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में इलेक्शन तो होंगे। तो उन्होंने एक मोमेंटम बरकरार रखा हुआ है। सियासत अगर देखी जाए पाकिस्तान में तो सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूम रही है। जितने भी वज़रा हैं वो अपने काम कम करते हैं और इमरान खान की बुराइयाँ या करप्शन केसेस या इन चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। और कोई ऑडियो आई हो, वीडियो आई हो, कोई करप्शन का केस आया हुआ हो, अभी तक देख लें कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो भी सर्वेज हो रहे हैं उसमें आपने देख लिया कि पीटीआई की और इमरान खान की पॉलिटिक्स ही चल रही है। तो वो जो बात भी कर रहे हैं उसका फ़ायदा उन्हें ही पहुंच रहा है। उन्होंने असेंबली तोड़ी या ना तोड़ी, लेकिन उसका फ़ायदा पीटीआई और इमरान खान को है। दूसरी अभी जो बात हो रही थी जेनेवा कॉन्फ्रेंस की, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर हुकूमत के बारे में ज़रा सी कोई बात कह दी जाए, कोई तनकीद कर दी जाए, तो मुजम्मिल साहब इतने हाइपर क्यों हो जाते हैं? मतलब हाँ, मुजम्मिल साहब आप तर्जुमान तो नहीं है उनके, आप तो साफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, बहुत कुछ आपसे सीखते हैं, आपके पास बड़ा मवाद होता है। तो दूसरी बात यह है कि देखें, अगर उस कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा हुआ होता, ठीक है, अभी 3 साल 5 साल लगेंगे उस पैसे में आने में। अगर कोई इतनी ही बड़ी बात हो गई थी इन सब के जाने से, तो स्टॉक एक्सचेंज में कोई बेहतरी आनी चाहिए थी, डॉलर को कुछ नीचे गिरना चाहिए था, बल्कि डॉलर तो आज 1 रुपया ऊपर चला गया। तो बात यह कि जब तक इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, ये तमाम मामला चलते रहेंगे। जिस तरह कहा गया जी कि इमरान खान की तो तर्ज सियासत यही है, तो 90 में क्या तर्ज सियासत थी कि एक दूसरे की टांग खींचते थे। 18 महीने उनकी गवर्नमेंट रही, फिर उनकी हुकूमत टूटी, फिर उनकी हुकूमत आ गई। तो बात यह कि जब तक इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होंगे और सियासतदानों को और हुकूमतों को खुल के काम नहीं करने दिया जाएगा, जब तक मामला दुरुस्त नहीं होंगे, जब तक अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी हमारी जमहूरियत में और हमारी हुकूमत में, तब तक हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, एनबीसी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं नसीब में एक जुमला कहा कि ज़र-ए-बारला के ज़खायर या डॉलर वगैरह, इसका ताल्लुक उससे बिल्कुल भी नहीं है। इसका उससे बिल्कुल सिरे से ताल्लुक नहीं है। ये सैलाब ज़दगान के लिए है और ये पैसे ज़रूरी भी नहीं कि आपको मिलें। ये प्रोजेक्ट बेस्ड, अगर वो पूरा पढ़े उसका आप सिस्टम, जेनेवा कॉन्फ्रेंस बराए पाकिस्तान का। अब जेनेवा कॉन्फ्रेंस तो एक सर सैयद के ज़माने में भी हुई थी। सर सैयद अहमद खान जहाज़ में बैठ के गए थे जद्दा से होते हुए। फिर जेनेवा कॉन्फ्रेंस कई हुई, आगा खान ने की, सर करीम आगा खान ने की। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान की जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ क्यों हुई भाई, अफ़गानिस्तान में क्यों नहीं हुई? ये बहुत से मसाइल आते हैं। ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे। 4 महीने बाद इनका प्रोसेस शुरू होगा और ये प्रोजेक्ट बेस्ड होंगे।
मतलब अगर रेल की पटरी डालनी है तो वो सूडान डाल देगा अपने पैसों से, यहाँ के मजदूरों को इस्तेमाल करके। लेकिन फ़ायदा यहाँ का आवाम का होगा, देहात बनेंगे, डिस्पेंसरियाँ बनेंगी, नहरों की मरम्मत होगी, ज़राअत बेहतर होगी, और वो इलाके जो तबाह हो चुके हैं, वो डैम बलूचिस्तान के जो बर्बाद हो चुके हैं, वो पूरा पेपर पढ़ें आपको लगेगा कि कुछ फ़ायदा आपको तो खैर नहीं होगा, आवाम को होगा, जो 3.5 करोड़ आवाम, 3.5 करोड़ आवाम, ये फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ ये कि जब यहाँ पर फ्लो आएगा पैसों का, तो ज़ाहिर है गरीब मजदूर भी उसमें इस्तेमाल होगा, गारा बनाएगा, सीमेंट बनाएगा, पत्थर होगा, लोहा होगा, और फिर वो दुकानें भी ज़ाहिर है एक्टिवेट होंगी। तो एक प्रोसेस होगा इकोनॉमी बिल्डिंग का, वो है जो उसके अलावा, क्योंकि आप आवाम की आवाज़ है, इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें इन जो चीज़ें हैं उनको पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि इसका ताल्लुक मईशत से नहीं है। मईशत का ताल्लुक उस सऊदी एग्रीमेंट से है जो 10 बिलियन का इमरान खान के ज़माने वो उसकी वजाहत, तो 10 बिलियन रुपीस और इन्वेस्टमेंट इमरान खान साहब के ज़माने में हुई थी, वो तय हुआ था। लेकिन जब मखदूम शाह महमूद ने अचानक कह दिया कि हम ओआईसी तोड़ देंगे, हम ओआईसी तोड़ देंगे, तो ताल्लुकात ही खत्म हो गए हमारे। ठीक है। वो गवादर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का था वो, अब शायद दोबारा हो रहा है वो, तो इमरान खान उसका क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, आपके ख्याल में इमरान खान उसका क्रेडिट ले सकते हैं? ठीक है, लेकिन मखदूम शाह महमूद साहब को फिर बताना पड़ेगा। ठीक है। नसीम साहब, ब्रिगेडियर साहब का कमेंट लेके आपके जाने बाती हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, बात यह है कि ये पैसा जो बात की जा रही है, बिल्कुल ये 5-6 महीने से पहले पैसा नहीं आएगा, वो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे। आप मुझे इस हुकूमत से ये बताएं, इन्होंने वहां पे ये क्यों नहीं बताया कि हमने अपने रिसोर्सेज से ये विंटर्स गुजारने का, जो गरीब लोग बैठे हुए पानी के किनारे इतनी विंटर्स में, उनका क्या किया है? क्या प्राइम मिनिस्टर ने बताया, फॉरेन मिनिस्टर ने बताया, या किसी और ने बताया? आप ये बताएं कि उन लोगों की प्लाइट क्या है। कोविड में तो हम इमरान खान को बड़ा बात कर रहे थे, बट देन उन 1200 बिलियन रुपीस निकाल के अवाम को दिए थे और उस पर पूरी दुनिया ने नेशनल से रहा था। बात यह है कि हम अपने रिसोर्सेज से क्या करते हैं। हमने मांगना शुरू कर दिया ये पैसा, आप ये बिल्कुल ये, और है भी ये, मैं बता दूं, ये पैसा ग्रांट में नहीं आ रहा। मे बी वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इशू ये है कि ग्रांट में बहुत कम है, लोन है, तो आपको जो सॉफ्ट लोन होगा, बट देन यू हैव टू पे अगेन, आपके वो कर रहा है। आपने अपने रिसोर्सेज से इन हाउस, मुझे जवाब चाहिए मुजम्मल साहब से, क्योंकि वो उनकी तर्जुमानी करते हैं, कि आपने अपने रिसोर्सेज से क्या किया और आंदे के लिए क्या करना चाह रहे हैं। अगर ये 6 महीने नहीं आता, मुझे इसका जवाब चाहिए। ठीक है, मुजम्मल साहब से मैं जवाब लूंगी, पहले नसीम सिद्दीकी साहब का कमेंट ऐड कर लूं। जी नसीम साहब। देखिए शाइस्ता, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि इसकी वजह से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो बढ़ जाने चाहिए थे। मेरे कहने का मकसद ये था कि जो स्विट्ज़रलैंड में कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद जो पॉजिटिव वाइब्स, या जिस तरह अभी पैसा मिला नहीं है और आज के अखबार जो है वो एडवर्टीजमेंट से भरे हुए हैं, जो कुछ पैसा हमारे था जो सैलाब ज़दगान की मदद हो सकती थी, वो आपने एडवर्टीजमेंट में दे दी। दूसरी तरफ ये है कि अगर पॉजिटिव वाइब्स आए हैं, इतनी इस हुकूमत की बात सुनी गई है, तो वो पॉजिटिव वाइब्स स्टॉक एक्सचेंज में आने चाहिए थे और डॉलर की मार्केट में भी आने चाहिए थे कि कम से कम डॉलर 50 पैसे सस्ता हो जाता। दूसरी बात यह कि एनबीसी बड़े नेक इंसान है, बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन जो 2005 के जल्जले में हमें पैसे मिले, उससे कौन सी यहाँ पे तरक्की हो गई या कौन से लोगों को एडजस्ट किया गया? जो 2010 में सिंध में सैलाब आया था, उसकी जो डोनेशंस मिली, क्या सिंध में तरक्की हो गई, क्या कराची में तरक्की हो गई? तो भाई ये पैसा इनको मिलना है और फिर दोबारा करप्शन से वापस बाहर चला जाना है। सही। मुजम्मिल साहब, टाइम चाहिए। शायद बात ये है, एक तो इस प्रोग्राम में जो इमरान खान के तर्जुमान बैठे होते हैं ना, उन्हें दूसरी तरफ का मौक़िफ़ सुनते हुए बहुत तकलीफ होती है और वो समझते हैं कि उन्हें यहाँ सिर्फ इमरान खान की तर्जुमानी करने का हक है और वो यहाँ बैठ के जितनी मर्जी डेस्परेशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुजम्मिल साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी किसी का तर्जुमान नहीं है। मुझे कहेगा तो मैं उसे नहीं कहूँगा, मतलब अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं उसे नहीं कहूँगा। वो क्या यहाँ बैठ के इमरान खान की तर्जुमानी नहीं करते? वो पीटीआई ट्रॉल्स का हिस्सा नहीं है, वो दूसरों को बात कर सकते हैं तो अपने गिरबान में नहीं झांक सकते। पाकिस्तान की बात मतलब उनको क्या,
करते हैं। वो मुकद्दस गाय हैं कि उनके बारे में यहाँ बात नहीं हो सकती। बात अगर मुकम्मल करें तो इमरान खान के तर्जुमान आपने यहाँ बिठाए होते हैं 2-2 3-3 और वो मिलकर किसी एक को पढ़ जाते हैं। बिल्कुल किसी जमात के तर्जुमान नहीं बिठाए होते हैं, यहाँ पर सभी तज्जियाकार हैं जो कि बहुत ही काबिल एहतराम है। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जब उन्हें इख्तिलाफ राय पसंद नहीं है और वो उस पर जाती हमले करते हैं तो अपनी जात के लिए भी तैयार हो जाएं कि वो इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है, कोई बात नहीं, छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं, दरगुजर कर देना चाहिए। आप बात कर लीजिए। हम लेनी होनी चाहिए। मैं छोटी सी एक ब्रेक लेती हूँ नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को मुश्किलात से कौन सा लीडर निकाल सकता है? IRIS ने अपने ताज़ा सर्वे में ये सवाल आवाम से पूछा है, जिसके जवाब में 56% अफराद ने इमरान खान को पहली चॉइस करार दिया है, जबकि 19% के नज़दीक मुल्क को बहरान से महज नवाज शरीफ ही निकाल सकते हैं। सर्वे नताइज के मुताबिक आसिफ जरदारी पर 2% और शहबाज शरीफ पर 0% लोगों ने एतमाद का इजहार किया है। यही सवाल हम अपने तज्जियाकारों से पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं और सर्वे के इन नताइज पर वो क्या कहते हैं। NBC 3 दफ़ा हुकूमत करने वाले नवाज शरीफ पर 19%, जबकि 1 दफ़ा हुकूमत करने वाले पर 56% एतबार की वजह क्या है? जैसा आपको पता है कि मैंने सर्विस के बारे में मेरी खास राय है कि ये नुमाइंदा नहीं होते, ये नुमाइंदा पोल्स नहीं होते, छोटा सैंपल होता है, बहुत छोटा सैंपल होता है। और मैं एक बार कह चुका हूँ, मुझे उस पर एतराज़ भी आया था, दोस्तों ने मुझे एतराज़ किया था कि ये फरमाइशी भी होते हैं, लेकिन ये फरमाइशी नहीं है। ये यकीन किसी ऐसे इलाके में चले गए हैं, ऐसे इलाकों में चले गए हैं जहाँ इमरान खान साहब का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ इनको रिजल्ट मिल गया। देखिए, खान साहब में का जो पहला दौर था वो बहुत शानदार था, वो बहुत ज़्यादा ताकत से आए थे, 200 अफराद की टीम लेकर आए थे और एक रिफॉर्म्स का बंडल लाए थे वो, और उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स कम हो जाएगा, आमदनी बढ़ जाएगी, क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाएगी, पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 1 हो जाएगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इतनी होंगी कि तोबा आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, इतनी पैदावार इख्तियात होगी। बहुत से वादे थे, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हो पाया, कोई वादा पूरा नहीं हो पाया। और यही और लोगों के साथ भी रहा, यही और लोगों के साथ रहा। अब 2018 से आज तक का अगर आप बैलेंस निकाल लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस इंडेक्स क्या था, डॉलर कितने का था, आटा गंदम कितने का था और आज कितने का है। तो सबका कंट्रीब्यूशन है महंगाई के अंदर, किसी एक का नहीं है। खान साहब के पास बहुत अच्छा चांस था, बहुत अच्छा चांस था कि 10 साल तक हुकूमत करते, लेकिन गलतियों पे गलतियाँ हुई हैं। अब तो मिनिस्टर चेंज होते रहे, सेक्रेटरी चेंज होते रहे, मुशीर चेंज होते रहे, फिर मिनिस्टर्स पर एडवाइज़र आ गए, टेक्निकल लोग आ गए उनके ऊपर। तो एक अफरा तफरी थी। पंजाब इतना बड़ा सूबा, उसके साथ जो कुछ हुआ वो आपको पता है। तो मुमकिन है कि लोग सही कह रहे हों, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल इसका वाहिद तरीका ये है कि एक जुमा हम कहते हैं ना, एक इत्तफाक राय पैदा किया जाए कि हम आगे कैसे चलेंगे। हम कहते रहते हैं इस बात को, और इसके बगैर और कोई रास्ता नहीं है। कोई आएगा, मकबूल होगा, जीत के आ जाएगा, फिर नाकाम हो जाएगा, तो ये होता रहेगा। यहाँ पर तो ज़िंदगी ऐसी गुजर जाएगी। 10 साल तो हमने देख लिए महंगाई के और बेरोजगारी के, मज़ीद बेरोजगारी बढ़ रही है। सही। ब्रिगेडियर साहब, अगर तो इस सर्वे के फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखा जाए तो क्या इसका असर कराची में होने वाले इंतखाबात पर नजर आएगा हमें? देखें, ये दायरा है कि वो जो NBC ने बात की ठीक है कि इतना ज़्यादा सर्वे का डिपेंड करता है कैसे सर्वे किया गया है, बट कराची का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें कराची में PTI ने इतनी परफॉर्मेंस नहीं किया। आई एम वेरी रैशनल टॉकिंग अबाउट दिस। और अगर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि फेडरल गवर्नमेंट इनके साथ थी, MQM इनके साथ थी, PTI के 14 MNA थे यहाँ पर, और अगर ये वाकई कंट्रीब्यूट कर लेते दे कुड हैव हैड इंटरेस्ट इन सिंध की पॉलिटिक्स के अंदर, इंटीरियर में, वो भी नहीं किया। अभी MQM साथ इकट्ठी हो रही है, तो दिस शोज कि एक टफ कंपटीशन होगा MQM वर्सेस PTI। रेट टिकट की ये ज़्यादा कंपटीशन टफ होगा। पीपल्स पार्टी का कराची में इतना ज़्यादा नहीं, बाकी सिंध में दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एक तो ये देखना है, इससे फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको हमें चाहिए कि लीडरशिप नज़र आए, और इस वक्त लोग अवेयर हैं, उनको अवेयरनेस आ गई है। मेरे ख्याल में जब भी
इलेक्शंस हों, जहां ये मैं बार बार कहता हूँ बैठें, पूरे साल का आवाम को बताएं कि हमने क्या करना है, आवाम को भी अवाम खत्म हो, आपको भी खत्म हो, दुनिया को भी खत्म हो, और डिसाइड कर लें कि हमने कौन से दिन में क्या करना है। चाहे आपने अगस्त में इलेक्शन कराने या डिसॉल्व करनी है या मई में करनी है, वट एवर यू वांट टू डू, और उसके बाद जिसको अवाम सिलेक्ट कर लें फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से मैंडेट दें, उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें और लेट दैट पार्टी रन कंट्री फॉर 5 ईयर्स, कंटिन्यूटी आने दें। होता हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, हमने एक बड़ी अच्छी चीज़ एक नई गवर्नमेंट ने बनाई, दूसरी गवर्नमेंट आती है उसको पूरा चेंज कर देती है। दिस शुड नेवर हैपन। लॉन्ग टर्म पॉलिसी शुड नॉट बी, दरमियान में उसको ब्रेक नहीं लगानी चाहिए। शॉर्ट टर्म पॉलिसी बना, फिर जो मैनिफेस्टो में कहते हैं उसको पूरा करें। कोई पूरा नहीं करता, सब भूल जाते हैं। सबसे बड़ी हमारी डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम है। जी ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, सर्वे की बात करें तो नवंबर 2022 में खान साहब की मकबूलियत का जो ग्राफ था वो था 59%, यानी कि 59%, लेकिन यही ग्राफ दिसंबर 2022 में 56% हो गया, यानी कि कम हुआ। तो क्या लगता है खान साहब जनरल इलेक्शंस तक मकबूलियत का मोमेंटम बरकरार रख पाएंगे? देखिए शाइस्ता, जिस तरह ये अभी बात हो रही थी कि इस किस्म के सर्वेज होते हैं, डेफिनेटली सर्वेज जो है वो रैंडमली होते हैं, पूरे मुल्क में तो मरदमशुमारी के तौर पे नहीं किया जा सकता। और जब भी इस किस्म के सर्वेज हुए तो उसमें लिया जाता है कि उनकी लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। एक मेरी अपनी प्रैक्टिस है, मैं अगर किसी भी शादी पे जाता हूँ या कुछ मजमा होता है किसी भी जगह, तो मैं पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, कौन सा लीडर पॉपुलर है, किसको वोट देंगे। तो उसमें रैंडमली इमरान खान का सबसे ज़्यादा वोट पड़ता है, कहीं पर भी चले जाओ। अच्छा, उसकी एक मिसाल है, चले मेरी बात भी आप ना माने, आप सब लोगों ने देखा कि जब ज़मीनी इंतखाबात हुए, इमरान खान की हुकूमत टूट चुकी थी, पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत मौजूद थी और किस तरह लोगों ने बाहर निकल के उनको वोट दिया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान से इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है। आप जो मर्जी कर ले, जो जिधर मर्जी सर्वेस करवा ले। बाकी बात आती है कि MQM को जिस तरह इकट्ठा किया जा रहा है, NBC बेहतर तौर पर बता सकेंगे। देखें, इनकी अभी लड़ाइयाँ होंगी, जिस तरह MQM अभी वफाक में इत्तेहाद तोड़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं। अगर उसके अपने बस में हो तो हुकूमत से फौरी तौर पे बाहर निकल जाए। और फिर कराची में जो वोट दिया गया था इमरान खान को, वो कोई MQM वालों ने वोट नहीं दिया था। जो अल्ताफ हुसैन की MQM थी, उनके लोग तो वोट ही नहीं डालते, बाइकाट करते हैं। बाकी जो है धड़े उनको वोट मिलते हैं। ये वहाँ पर जो यंग जनरेशन आई है, जो नया वोट बना है, वो PTI को वोट देते हैं। अच्छा, अभी एक तकाबली जो जायज़ा किया जाता है कि इमरान खान ने कुछ परफॉर्म नहीं किया। वो जब उसकी हुकूमत थी, वो अरबों रुपए एहसास प्रोग्राम में बांट रहा था, वो नौजवानों को अरबों रुपए बांट रहा था, टैक्स कलेक्शन बहुत बेहतर हो गई थी, लोगों को रिफंड्स मिल रहे थे, फैक्ट्रीज धड़ाधड़ चल रही थी, जॉब्स वहाँ पे मतलब थी, क्रिएट होती थी, लेकिन लोग नहीं थे। एक्सपोर्ट हमारी बहुत बेहतर हो गई थी, रेमिटेंसेज बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई थी। तो अगर 3.5 साल में ये परफॉर्मेंस थी, तो फिर मेरे ख्याल से ये जो 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं या 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो इमरान खान से उनका मुकाबला करना बनता नहीं है, जिन्होंने 30 साल हुकूमत की है और जो 3 साल हुकूमत करके गया है और अपने दौर में उसने क्या कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जरा ये बता रहे हैं कि वजीर आला परवेज इलाही कुछ ही देर में एतमाद का वोट लेंगे, जबकि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी कर दिया है कि 187 का नंबर मुकम्मल हो गया है। क्या कहेंगे मुजम्मिल साहब? ठीक है, अगर वो एतमाद का वोट ले लेंगे तो कल पंजाब असम्बली तोड़ देंगे और फिर पंजाब में इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट क्या व्यू लेता है, ये बात की बात है कि वो उस डी नोटिफिकेशन को मुअत्तल रखता है या कहता है कि अब एतमाद का वोट ले लिया है तो वो डी नोटिफिकेशन जो है वो गैर मौसर हो गया है। ये तो कल अदालत में देखा जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में इसके बाद असम्बली टूटने में कोई रुकावट नहीं रहनी चाहिए। और इमरान खान साहब की जो ये दलील है कि मुझे असम्बली तोड़ने नहीं दी जा रही, वो दलील भी ख़त्म हो गई है। उनकी ये दलील के मेरे अरकान को डराया धमकाया, तोड़ने की कोशिश, वो भी ख़त्म हो गई है। वो अब बिस्मिल्लाह करें और कल सुबह असम्बली तोड़ें ताकि ये बहम ख़त्म हो सके और पंजाब में इलेक्शन हो। पंजाब का इलेक्शन अगले इलेक्शन की राह हमवार कर देगा। 7 KP की असम्बली तोड़ दें, 7 पंजाब तोड़ दें। उनके पास जो कौमी असम्बली के हैं वो भी 7 इस्तीफे जाके स्पीकर को सर्टिफाई करा दें, सुबह लोग लाइन में खड़े करके, तो मुल्क में आम इंतखाबात का बिगल बच जाएगा।
अगर वो असेंबलियां तोड़ देंगे और अपने इस्तीफे सर्टिफाई करा देंगे तो मुल्क में आम इंतखाबात को कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, एक सवाल सबसे ही पूछना चाहूंगी कि आप सबको लगता है कि चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। एनडीसी हाँ मेरे ख्याल ले लेंगे और असेंबली तोड़ देंगे। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब। I still take 50-50 के हो सकता है ना हो ये हो जाए, but I'm not very sure। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब। मुझे भी लगता है कि शायद पूरे मेंबरान ना पहुंच सके और वो आज एतमाद का वोट ना ले सकें। ठीक, मुजम्मिल साहब। ठीक है, मुजम्मिल साहब। अजीब सूरत हाल है, लेंगे तो भी वजीर आला नहीं रहेंगे, ना लेंगे तो भी वजीर आला नहीं रहेंगे। उनके लिए दोनों तरफ या नहीं लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे, एतमाद का वोट लेंगे या नहीं? मुजम्मिल साहब, हाँ या ना? मुझे लगता है नहीं लेंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।